गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वर्ल्ड फूड डे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने आपके फूड टेक समिट 2021 ऑर्गेनाइज किया है वर्ल्ड फूड डे के दिन। तो वर्ल्ड फूड डे जो है उस दिन आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एस्टैब्लिश किया गया था, इसलिए हम हर 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी वर्ल्ड फूड डे पर ये फूड टेक समिट जो है वो मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज की है, जिसके अंदर सारे फूड टैक्स स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है डिस्कशन के लिए कि कैसे जो छोटी माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं वो कैसे जो न्यू एमर्जिंग ट्रेंड्स हैं फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्री में उसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड फूड डे जो है 16 अक्टूबर को मनाते हैं और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो SDG 2 है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है, जिसका जो है ज़ीरो हंगर। इस बार का थीम है सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। और क्योंकि ये FAO की एस्टेब्लिशमेंट वाले दिन मनाया जाता है जिस दिन वो एस्टेब्लिश हुआ था FAO, तो अब उसके बारे में भी देखते हैं FAO के बारे में। तो FAO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, जिसका हेडक्वार्टर रोम में है, मतलब इटली में है। 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था 16 अक्टूबर के ही दिन, इसीलिए हम हर साल इसको वर्ल्ड फूड डे के तहत सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि सबको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और अभी रिसेंटली 2020 में इंडिया की मेंबरशिप ऑन द एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो अप्रूव की गई थी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर FAO द्वारा। ठीक है, तो अब FAO के फंक्शंस क्या हैं? फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कैसे कराता है? वो रिसर्च करता है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है, ट्रेनिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाता है, एग्रीकल्चर के ऊपर रिसर्च, फिशरीज़ के ऊपर रिसर्च, फॉरेस्ट्री के ऊपर रिसर्च, लैंड और वाटर रिसोर्सेज के ऊपर रिसर्च करता है, और मेंबर स्टेट्स को बताता है कि कैसे इंप्रूव की जा सकती है आपके कंट्री में एग्रीकल्चर फूड से रिलेटेड जो भी आपका सेक्टर है उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो बहुत सारी रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है FAO, जैसे कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट। तो ये आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, तो ये रिपोर्ट्स भी पब्लिश करता है FAO। So now let us see this topic in English. World Food Day. On the occasion of World Food Day, the Ministry of Food Processing Industries organized a Food Tech Summit 2021, in which they invited all the food tech stakeholders to discuss regarding the opportunities which are presented by the new technological innovations and in the food processing sector, so that the micro enterprises under this food processing sector can also adopt these new emerging trends. So this World Food Day is celebrated annually on 16th October because on this very day in 1945 Food and Agriculture Organization was established. So the World Food Day has an emphasis on sustainable development goal number 2, that is zero hunger, and this year's theme is about safe food now for a healthy tomorrow. So about the Food and Agricultural Organization, it's a specialized agency of the United Nations which has its headquarters in Rome, that is in Italy. And it has a goal to provide food security for everyone. So recently in 2020, they approved the membership of India to the United Nations World Food Program for 2020 and 2021. So this FAO Council is empowered to endorse and approve membership of the countries for the United Nations World Food Program. So for those who don't know about it, World Food Program was also given the Nobel Peace Prize last year. This World Food Day, like I've told you, is celebrated each year on 16th October because FAO was established on this very day. This FAO conducts research, provides technical assistance, gives training and educational programs to the member countries and their people, so that they can improve anything related to the food sector, like improvement in agriculture, fisheries, forestry, water and land resources, etc. So okay, so there are some reports which are published by this FAO. So these are mentioned here: State of the World, Global Food Report on Food Crisis, etc. These reports are published by the FAO. So now let us see the next topic, which is platelets count in डेंगू। तो अभी आपने देखा होगा ना कि डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है कंट्री में, बिकॉज प्रोलॉन्ग्ड आपका मानसून हो गया है, बहुत डिले हो गया था मानसून, और टेम्परेचर अभी इतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं हुआ है, तो कंड्यूसिव एक एनवायरनमेंट है डेंगू के फैलने का।
तो डेंगू में प्लेटलेट काउंट क्यों कम होता है, उससे ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं डेंगू होता क्या है। तो ये एक वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है जो कि फीमेल आपका जो एडीज इजिप्शी मस्कीटो होता है उसके द्वारा जो है वो ट्रांसमिट की जाती है। तो ये मस्कीटो क्या करता है, जिस पर्सन को बाइट करेगा उसके ब्लड में जो ये वायरस को छोड़ देता है, तो उसके थ्रू क्या होता है कि ये डिजीज़ पनपती है, डेंगू उसको हो जाता है उस पर्सन को। तो 4 तरह के डेंगू होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, जिसमें से सेकंड और फोर्थ जो टाइप ऑफ जो डेंगू है वो बहुत सीवियर होता है और उसके अंदर हॉस्पिटलाइजेशन के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक बार अगर आपको डेंगू हो जाता है तो जिस पर्टिकुलर स्ट्रेन का आपको डेंगू है उसके खिलाफ आपकी बॉडी में लाइफ टाइम प्रोटेक्शन आ जाती है। तो खासकर जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में सदर्न चाइना, ताइवान, इंडिया, कैरिबियन, मैक्सिको, जहाँ पर भी जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं वहाँ पर ये डेंगू जो है वो ज़्यादा होता है। कोई वैक्सीन या कोई स्पेसिफिक मेडिकेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो आपकी जो फीवर जो आपका वायरल से रिलेटेड जो भी थेरेपी होती है, ज़्यादा पानी पिलाना, फ्लूइड्स ज़्यादा पिलाना, रेस्ट करवाना, ये सब ही जो है वो मेडिकल केयर ऐसी ही दी जाती है इसके अंदर, ठीक है। अब डिक्रीज़ क्यों होता है प्लेटलेट काउंट का? पहली बात तो जो बोन मैरो होता है जिसमें से आपका प्लेटलेट बनते हैं उसको ये जो है उसको सप्रेस कर देता है। जो प्लेटलेट जो डेंगू का वायरस होता है वो इसको सप्रेस कर देता है। दूसरा, जो आपके ब्लड सेल्स हैं उसके ऊपर अटैक करता है ये, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आपके ब्लड सेल्स हैं उसमें जो खासकर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं, उसको ये डिस्ट्रॉय करने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है, आपके प्लेटलेट्स की भी जो है वो काउंट जो है वो डिक्रीज़ होने लगता है। फिर सिर्फ डेंगू के टाइम पर पीरियड में ही नहीं, एंटीबॉडीज़ भी जब प्रोड्यूस हो रही होती हैं डेंगू से लड़ने के लिए, जब भी जैसे आपको कोरोना में भी अब आप ठीक हो जाते हो तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है ना। तो जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही होती हैं डेंगू की, जब आपके ठीक होने के बाद, डेंगू से रिकवर करने के बाद, उसमें भी जो है मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लेटलेट्स जो है वो डेंगू की एंटीबॉडीज़ के टाइम पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो जब अगर प्लेटलेट काउंट डिक्रीज़ हो जाए, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाए, तो क्या क्या रिस्क हो सकते हैं? एक तो हो सकता है ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स और नोज़, और ब्लड आ सकता है यूरिन से। अब ब्लड का ही आपको इसमें हर चीज़ क्यों देखने को मिल रही है? अब देखो, आप सारे ऑप्शंस में आपको ब्लड देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्या होता है, प्लेटलेट का रोल क्या होता है कि आपकी बॉडी में अगर कहीं कट लग जाता है तो वो आपका जो वो जख्म कैसे भरता है, क्योंकि प्लेटलेट्स की वजह से बॉडी आपके ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं ना, तो वो जख्म को भर देते हैं। अगर वो प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो वो तो ब्लीडिंग होती रहेगी क्योंकि उसको रोक नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अगर ये प्लेटलेट्स में क्या होता है, अगर ड्रॉप हो गए तो अगर कहीं से भी ब्लड जो है अगर आपका फ्लो होना शुरू हुआ तो वो रुकेगा नहीं, क्योंकि प्लेटलेट्स जो है वो बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। अब प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी आपने सुना होगा कि अगर किसी के प्लेटलेट्स 10,000 से नीचे चले जाएं तो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं कि आप किसी और हेल्दी बॉडी में से प्लेटलेट्स जो है वो ट्रांसफ्यूजन कराओ, कि जिसके बॉडी में प्लेटलेट्स ज़्यादा हैं वो अपने कुछ प्लेटलेट्स जो है वो डोनेट कर दें जिसकी बॉडी में प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, ठीक है। तो ट्रांसफ्यूजन अगर 10,000 से कम अगर आप किसी की बॉडी में प्लेटलेट्स हो जाएं तो उसमें ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। या फिर कुछ केसेस में अगर ब्लीडिंग हो जाए, बहुत जो है वो सिचुएशन ख़राब हो जाती है जब ब्लीडिंग हो जाए अगर डेंगू में, तो डेंगी रादर, ठीक है। तो डेंगी कहते हैं, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, डेंगू नहीं कहते इसको, आप भी याद रखना, डेंगी कहते हैं इसको, ठीक है। तो डेंगी में अगर किसी को 10,000 से नीचे जो है, अगर 10,000 से ऊपर होते हुए भी अगर जो है ब्लीडिंग हो जाए बॉडी में कहीं पर भी, तो भी प्लेटलेट की ट्रांसफ्यूजन कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, प्लेटलेट्स काउंट इन डेंगी। सो इन डेंगी you may have seen that there is a drop in platelet count, and because there are increased number of cases in the country due to dengue, so we are witnessing that people are seeking platelet donors in the country. So what is, before knowing why there is a platelet decrease in dengue, we'll have to see what is dengue itself. Okay, so dengue is a vector-borne disease and it is transmitted by the bite of an infected Aedes aegypti mosquito. So what happens when this Aedes aegypti mosquito, which is carrying this virus, bites any person, this virus gets transmitted to the blood of that person and the person gets infected. So generally this
virus transmission. After about a week, this virus transmission creates a disease in the body of a person. So there are four types of dengue, 1, 2, 3, and 4, and the second and fourth type of dengue is very severe, and it may require hospitalization also. Once you get infected with any one strain, then you get protection against that particular strain for life. So it does not mean that you will not get dengue again, because there are three other strains which would be able to infect you. So this there are four strains which are there of for dengue. So this dengue is basically a tropical disease. So in the entire world, countries which are located in the tropical areas, they are more susceptible to this disease, and there is currently no vaccination or specific medication related to dengue, and that's why we resort to some therapeutic drugs and therapeutic treatment, like giving enough fluids and advising the patient to rest and take good diet, etc. And why there is a decrease in platelet count, we have to see that because in general, in a healthy person, there is a there's a platelet count of 1.5 lakh to 4 lakh. But when the person is infected with dengue virus, then the person's bone marrow gets suppressed by this particular virus, and because this bone marrow produces virus, and that's why the platelet counts I'm sorry, this bone marrow produces platelets. That's why its suppression causes the platelet count to decrease. And in general also, this virus is attacking the blood cells, particularly the white blood cells, because these white blood cells are the manufacturers of your immune system. So this virus attacks the blood cells, the platelet count starts decreasing. And not just during the disease, but when the antibodies are produced by your body to fight against this dengue fever, even during that procedure, there is massive destruction of platelets in the body, and that's why this entire disease revolves around the platelet count. So the role of platelet is that it stops your blood from flowing out. So in case you have a wound, you may have seen that after a certain time the blood stops flowing, because these platelets help your body to cover that wound. Okay, so in case these platelets are not there, then your the bleeding will not stop, and in that case it could be also be fatal. So in case of dengue, if the platelet count drops to below 10,000, then the doctor advises the patient to get a platelet transfusion. And in case, even if the platelet count is above 10,000, but there is bleeding, the bleeding stage is reached by a dengue patient, then also the doctor advises the particular patient to get platelet transfusion. Okay, so now let us see the next topic, which is IMFC meetings. तो अभी रिसेंटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी की मीटिंग्स जो है वो उसको अटेंड किया है. तो ये मीटिंग किस लिए की जाती है कि IMF का एजेंडा जो है अगले साल में क्या होगा, रादर इस करंट साल में या इस पीरियड में क्या होगा. तो 190 मेंबर कंट्रीज़ जो हैं कि IMF की, वो उन्होंने इसको अटेंड किया है इस मीटिंग को. और इस बार की जो मीटिंग है वो वैक्सीनेट, कैलिब्रेट और एक्सेलरेट थीम के ऊपर जो है वो रखी गई है, जिसमें कहा गया है कि जल्दी जल्दी वैक्सीनेट करो ताकि इकोनॉमिक रिकवरी हम जो है वो शुरू कर पाएँ. ठीक है, तो अब इसमें ये भी देखा गया कि कोविड-19 को टैकल करने के लिए मेंबर कंट्रीज़ ने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं और इकोनॉमिक रिकवरी को कैसे फैसिलिटेट करने में हेल्प कर रही हैं कंट्रीज़. ठीक है, तो IMFC मीटिंग्स जो है वो साल में 2 बार होती हैं. एक तो स्प्रिंग सीजन मतलब अप्रैल के आसपास, और एक दूसरा जो है अक्टूबर में. ठीक है, तो इसके अंदर ही डिसाइड किया जाता है कि IMF जो है उसके जो है डायरेक्शन क्या होगी, वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, और ग्लोबल इकोनॉमी को क्या ज़रूरत है, कैसे कैसे जो है मैटर्स जो है वो रिजॉल्व करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो IMF तो आपको पता है ना कि 189 मेंबर कंट्रीज़ प्लस आपका EU जो है, तो उनकी जो है ये
ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो 1944 में हुई थी तब बनाया गया था। और ये इसलिए बनाया गया था कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन की जा सके, करेंसी में जो आपकी डिवैल्यूएशन होती थी पहले 1930s में, उसको रोका जा सके और स्टेबिलिटी आ सके इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में। 2012 में इस जो IMF को एक मैंडेट दिया गया कि जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक या फाइनेंशियल सेक्टर के इश्यूज हैं ग्लोबल लेवल पर, उसको सबको डील करने का IMF का ही अब से काम है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। IMFC मीटिंग। सो रिसेंटली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैज अटेंडेड द plenary meeting of the International Monetary and Financial Committee of the Board of Governors of IMF, and this meeting is held each year twice a year, so as to discuss the agenda of the global issues, global economic issues and financial issues which are plaguing the world economy. So these meetings, this meeting is being held because the countries are discussing that how we can accelerate the vaccination pace so that global economic recovery can be facilitated as early as possible. So these IMFC meetings are held twice a year. The first one is held in April during the spring season, and the next one is held in October. So these meetings decide the agenda over which the IMF is supposed to work, so as to address the issues which are concerning the global economy. So these meetings advise IMF so as to provide them a direction in which it has to work to address the global economic issues. About the IMF, it's an organization of 189 member countries plus of course EU, and it was conceived in 1944 at the Bretton Woods conference, and it was ensured that the era of competitive devaluation of currency does not come back, because it was responsible for the Great Depression of 1930s, and economic cooperation can be facilitated so that such repetition of competitive devaluations do not occur again. And this primary purpose of IMF is to ensure the stability of the international monetary system. And since 2012, the mandate of IMF has been expanded so that it can address all macroeconomic and financial sector issues which have any bearing on the global economic stability. Okay, so now let us see the next topic, which is देश के मेंटर प्रोग्राम। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये एक प्रोग्राम, मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें क्लासेस 9th से लेके 12th तक के जो बच्चे हैं उनको मेंटर प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि वॉलंटियर्स होंगे। वो हर रोज़ जो है 10 से 15 मिनट जो है वो मेंटरशिप करेंगे बच्चों की। और ये जो आपके वॉलंटियर्स होंगे जो मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे, वो 18 से 35 साल के लोग होंगे, जो खुद वॉलंटियर करेंगे कि हाँ हम जो है बच्चों की जो है मेंटरशिप करना चाहते हैं। तो ये 6 महीने का प्रोग्राम होगा, जिसमें से जो फर्स्ट 2 मंथ्स है वो कंपलसरी होंगे एक बच्चों के लिए, उनको मेंटरशिप लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद जो 4 महीने हैं वो ऑप्शनल होगा, अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो वो मैंडेटरी नहीं होगा, ठीक है। अब एक मेंटर जो है वो 2 से 5 बच्चों की जो है वो मेंटरशिप करेगा। एक तरह से ये ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बच्चों की करने का ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। देश के मेंटर प्रोग्राम। सो दिल्ली गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड दिस mentorship program for the children who are studying in classes 9 to 12 in the Delhi government schools, and this program is basically aimed to mentor the school children by volunteers who will act as mentors for these children, and they will provide mentorship facilities for these children for 10 to 15 minutes daily. And this mentorship program will be of 6 months duration, in which 2 months will be compulsory for the students to attend, and after that for the next 4 months it will be optional for the students to attend it or not. Okay, so the volunteers will be around between the age of 18 to 35 years, and they would be able to register themselves as mentors on a mobile application, and they will guide 2 to 5 students each, and they will have to focus their mentorship around overall personality development of a child. Okay, so now let us see the next topic, which is Kunming Biodiversity Fund. तो चाइना जो है उन्होंने कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड बनाया है, उसके अंदर $233 मिलियन जो है वो डाले हैं। और ये आपने अभी पढ़ा था ना, हाई एम्बिशन कोएलिशन, जिसका भी इंडिया मेंबर बना था, तो उसी की ही मीटिंग जो अभी इस हफ्ते हुई है
इंडिया उसका मेंबर बन गया है। चाइना ने उसी एजेंडा को बढ़ाने के लिए यूएन कंजर्वेशन समिट में ये $233 मिलियन फंड को जो है वो बनाया है। और ये 30x30 एजेंडा, हाई एम्बिशन कोएलिशन में पढ़ा था ना हमने 30x30 एजेंडा क्या होता है, जिसका मतलब है कि 30% ऑफ अर्थ का जो आपके लैंड और ओशंस है उसको प्रोटेक्ट करेंगे हम बाय द ईयर 2030। ठीक है, तो उसी के तहत $233 मिलियन जो है वो चाइना ने प्लेज किए हैं। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि जो हमारे अर्थ की कंजर्वेशन या प्रोटेक्शन के लिए हमको 2030 तक $350 बिलियन और 2050 तक $536 बिलियन की जो है वो एनुअली ज़रूरत पड़ने वाली है, ताकि हम अर्थ की कंजर्वेशन ठीक से कर पाएँ। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। कुनमिंग बायोडाइवर्सिटी फंड। सो कुनमिंग is the capital and largest city of Yunnan province of China, and China has named this fund Kunming Biodiversity Fund upon this particular city, because this UN Conservation Summit, that is High Ambition Coalition Summit, was held in this particular area, and China has pledged that they will be providing $233 million into this Kunming Biodiversity Fund, so as to realize this 30x30 agenda, which we have already discussed in one of the videos last week. Okay, so this particular 30x30 agenda is that we want to preserve 30% of Earth's land and oceans by the year 2030. And this fund is important because the global reports are saying, even some UN reports are saying, that we need almost $350 billion per year by the year 2030 and $536 billion per year by the year 2050 to meet the target of conservation of Earth's resources. Okay. सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लूखा रिवर। तो मेघालय गवर्नमेंट ने भी क्लेम किया है कि एक ऑलमोस्ट डेड रिवर जो थी लूखा रिवर, उसको उन्होंने रिक्लेम कर दिया है, उसको जो है वो मतलब एक तरह से रिवाइव कर दिया है। ठीक है, तो ये लूखा रिवर जो है ईस्ट जैंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, जो कि एक तरह से बिल्कुल डेड हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी थी। लेकिन मेघालय गवर्नमेंट ने एल्गी का यूज़ करके इस रिवर को जो है वो उसमें से सारे टॉक्सिक कंटेंट्स को निकाल दिया और इस पूरे रिवर को रिवाइव कर दिया। तो एल्गी का यूज़ करते हुए किसी भी वाटर बॉडी को या किसी को भी अगर आप टॉक्सिक कंटेंट्स निकालते हो, तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं, उस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर को हम कहते हैं फाइको रेमेडिएशन। ठीक है, so now let us see this topic in English. Lukha River. So Meghalaya government is claiming that they have detoxified an entire river which was proclaimed to be dead earlier, and this river, Lukha River, is located in East Jantia Hills district, where most of the Meghalaya's rat hole coal mining is conducted. So this river, reservoir of fish, it's the name of the river, Lukha, which is in local language it means a reservoir of fish, and this river was considered that it is too toxic, and it was considered to be beyond redemption, and people were claiming that it would not be able to revive, this river would not be able to revive because it was too toxic. But Meghalaya government used algae, and this procedure of removing toxic contents from any body, or particularly this water body, is called phycoremediation. Okay, so they have used this phycoremediation procedures to rejuvenate this entire river of Lukha. सो नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ बुचर फाइल्स। तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है उन्होंने कहा है कि जो जनरल सर रॉय बुचर, जो कि इंडिया के सेकंड आर्मी चीफ थे, उनकी जो फाइल्स हैं नेहरू मेमोरियल म्यूज़ियम और लाइब्रेरी में पड़ी हैं जम्मू कश्मीर में, उसको आपको डिस्क्लोज करना जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में है। ठीक है, तो ये बुचर फाइल्स क्या थी? तो बुचर फाइल जो है 1947 से 49 के पीरियड में जो जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी ने एक्शन लिया था उससे रिलेटेड फाइल्स हैं। ठीक है, तो जब वो उस टाइम पर सेकेंड आर्मी चीफ थे इंडिया के, तो उस टाइम पर क्या एक्शंस लिए गए थे, उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स हैं जो इन्होंने बनाई थी, उसको आपके सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो कह रहे हैं कि इसको डिस्क्लोज करना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखना पड़ेगा कि क्या ये राइट टू इन्फॉर्मेशन में जो है इस मैटर को डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, या फिर कोई और हायर ऑफिशियल्स जो हैं वो इस मैटर को जो है वो दबा देंगे,
तो ये अभी जो है वो इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट मेन तो ये है कि बुचर फाइल्स जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। एक जम्मू कश्मीर की एक्सेशन जब हुई थी इंडिया के साथ, उससे रिलेटेड ये फाइल्स हैं, ठीक है। तो आपको इतना ही याद रखना है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश, बुचर फाइल्स। सो the Central Information Commissioner has observed in an order that the disclosure of files related provided by India's Second Army Chief General Sir Roy Butcher to the Nehru Memorial Museum and Library is very important, and it is in the national interest. So these files are related to the accession of Jammu and Kashmir state to the Union of India, and that's why the CIC is saying that it is in our national interest to disclose these files in public domain. These files were submitted by General Roy Butcher to the Nehru Memorial Museum and Library, and CIC has paved the way for its disclosure. But it is yet to be seen if these files will be disclosed, because there is a possibility that any higher official may not let it to be disclosed in the public. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.